बेटा मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एक अंकल थे जो मेरी नॉलेज में अब तक के सबसे इंटेलिजेंट फिजिक्स वाले बंदे थे, न्यूटन। इनकी बात कोई नहीं टालता था। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो, क्योंकि ये हमेशा मैथमेटिकली डिराइव्ड आंसर देते थे, कि ऐसा थ्योरी प्रपोज करते थे, फिर मैथ से सॉल्व करते थे, और फिर मतलब लॉजिकल बंदे थे। तो इन्होंने गलती से लाइट को पार्टिकल नेचर बोल दिया, और उसके थ्रू उन्होंने कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए अच्छे तरीके से, जो उस समय हमारी डिमांड थी। जैसे बेटा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बेसिक डिमांड्स उन्होंने समझा दी। तो उन्होंने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जैसे अच्छे फिनोमेना रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से एक्सप्लेन कर दिए। वी वर वेरी हैप्पी। बट आगे चल के लाइट के कुछ अदर फिनोमेना आए, जैसे डिस्पर्शन का एग्जांपल ले लो। चाहे तुम्हारा आगे चल के हम देखेंगे दो लाइट सोर्स मिल भी सकती हैं, और कहीं पे ज्यादा ब्राइटनेस आ जाती है, कहीं पे कम आ जाती है। सॉरी। और फिर हमने देखा कि लाइट कई बार ऐसे डाइवर्ज भी करती है, स्ट्रेट पाथ ना होके वो डाइवर्ज करती है। तो ये सब फिनोमेना न्यूटन अंकल नहीं समझा पाए। बीच में एक स्मार्ट साइंटिस्ट आए, हाइजन करके। इन्होंने बड़ी चालाकी से बोला और बड़ा एक्सप्लेन करते हुए बोला कि लाइट वेव है। पर न्यूटन अंकल के अगेंस्ट में किसी ने इनके रिसर्च पेपर पे ध्यान नहीं दिया। हाइजन ने चिल्ला चिल्ला के मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि लाइट वेव है। किसी ने प्रूव उनकी बात मानी नहीं। पर लेटर ऑन साइंटिस्ट जब बार बार बैठे, उन्होंने देखा कि जितने भी फिनोमेना है वेव नेचर से सारे मस्त एक्सप्लेन हो रहे हैं। ऑल द फिनोमेना आर गेटिंग एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है बेटा थोड़ी? मतलब अब अगर हाइजीन के हिसाब से अगर हम वेव पढ़ेंगे, लाइट को एज ए वेव पढ़ेंगे, तो हम सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाएंगे। चाहे वो न्यूटन के रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो, चाहे रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो, जो पहले सिर्फ नॉर्मल लाइट रे से रेक्टिलिनियर मोशन से जो हम करते थे, अब देखो वेव से हम सारे कर पाएंगे। हम नए नए फिनोमेना पढ़ेंगे, हम डिस्पर्शन को समझ सकते हैं पूरी तरह से। इंटरफेरेंस आप अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, पोलराइजेशन पढ़ोगे, डॉपलर पढ़ोगे। डबल रिफ्रैक्शन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो चाहो तो। बस एक फिनोमेना छूट गया, एक फिनोमेना छूट गया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, हाइडन अंकल भी फेल हो गए। मतलब हाइडन वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बट एक बट उनके साथ था, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आइंस्टीन अंकल आए और उन्होंने डिप्लोमेटिक बात कर दी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब वो नहीं समझा पाए गए, तो आइंस्टीन अंकल ने क्या बोल दिया कि भाई एक काम करते हैं, डुअल नेचर मान लेते हैं कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। और फिर इसके थ्रू हमने सारी थ्योरी पढ़ा दी, और इसके थ्रू हमने सब एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वेव तो ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका है। वेव नेचर से हम सब कुछ निकाल चुके हैं, और पार्टिकल नेचर की मदद से हमने फोटो इलेक्ट्रिक को भी निपटा दिया। जो एक बचा हुआ था, हमने उसके हिसाब से उसको भी निपटा दिया। क्या मेरी बात आप समझ पाए बेटा? जी न्यूटन सर। ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी या स्ट्रेट लाइन वाली या पार्टिकल नेचर दिया, वो सिर्फ कुछ थ्योरी समझा पाया। हाइजन अंकल आए, उन्होंने वेव दे दिया, उन्होंने सब समझा दिया, बस फोटो इलेक्ट्रिक बेचारा बच गया था। आइंस्टीन अंकल आए, वो बोले चलो अब हम सबको निपटा देंगे, अब सब खत्म। और यही आपके कोर्स का फ्लो भी है। पहले रे ऑप्टिक्स है, फिर वेव ऑप्टिक्स है, फिर मॉडर्न फिजिक्स में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो। क्या बात समझ गए बेटा? हम आगे चले। जी सर। बेटा अब हम आते हैं कि ये थ्योरी क्या है भाई जिसकी बात हो रही है। हाइजन अंकल ने क्या बोला कि कौन सी थ्योरी है लाइट की? क्या लाइट को एज ए वेव पढ़ सकते हैं? और देखते हैं। हाइजन ने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए, उसमें बड़ी सिंपल तरीके से, उसने कुछ ज्यादा नहीं किया, उसने बिल्कुल बच्चों की लॉजिक से समझाने की कोशिश की कि लाइट ऐसे नहीं ट्रेवल करती है, लाइट वेव फ्रंट में ट्रेवल करती है। इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। जैसे मान लो एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, आप ऐसे देखते हो, आप इमेजिन कर लेते हो कि ये ऐसे प्रोपोगेशन हो रहा है। उसने बोला हाँ ऐसा दिखता तो जरूर है, बट रियलिटी में क्या होता है? उसने बोला कि रियलिटी में हर पॉइंट, हर पॉइंट अपने आप में नया सोर्स है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एवरी पॉइंट दैट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन
इज ए न्यू सोर्स। बेटा ये लाइन थोड़ी बहुत समझ आ रही है तुमको? मेरे को दोबारा समझाता हूँ, एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर हम सोर्स ऑफ लाइट कहीं से भी ले रहे हैं तो लाइट जो एनर्जी निकालेगी, सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे जो लाइट रे आगे बढ़ेगी ना बेटा, वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी आगे। देखो मैंने वेव फ्रंट बनाते वक्त या लाइट को, इसको हम लोग जो बोलते हैं, जैसे मान लो ये प्राइमरी है, मतलब पहली वाली प्राइमरी, और ये सेकेंडरी, कोई भी आगे वाले को सेकेंडरी बोल सकते हो। सेकेंडरी विल अगेन बिकम द सोर्स, और सेकेंडरी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट पैदा करेगी। बेटा फॉरवर्ड मतलब देखो इस पॉइंट, जब तुम सेंटर पे हो तो एवरीथिंग इज फॉरवर्ड, लेकिन जब तुम आगे से सोचोगे कि कोई चीज कहाँ जा रही है, तो देखो मैं ऐसे समझाता हूँ कि सपोज तुम्हारे घर में एक बड़ा सा, एक बहुत ही बड़ा व्हाइट शीट हो जो लाइट पैदा कर रहा है, तो इससे लाइट ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसा सोचो। बट बस तुमको ऐसे सोचना है कि लाइट कभी भी जब ऐसे सोर्स से निकलती है ना, तो आगे वाली फिर से एक नया सोर्स है। क्या तुमको ये बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? और फिर तुम इन सबको एक साथ ज्वाइन करोगे तो फिर से तुम इसको कह सकते हो कि देखो, मान लो फिर ये लाइट आगे जा रही है, तुम ऐसा कह सकते हो कि ये प्राइमरी है, प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी है, और अगर मैं आगे चल के फिर से कैसा वेव फ्रंट बनाऊं तो ये सेकेंडरी बन जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये प्राइमरी बन जाएगा। कि लाइट एक तरीके से वेव फ्रंट फॉर्म में चलती है, वेव्स के फॉर्म में चलती है, और यहां पे खड़े होके मैं इसको वेव फ्रंट बोलूंगा। क्या आपको बात थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है बेटा? मैं रीड करके एग्जांपल लेके धीरे धीरे समझाता हूं, थोड़ा पेशेंस रखो। कि हाइजन ने सिंपली बोला कि सच ए लोकस ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेट इन ए फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब ये एक लाइन की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, जो सेम फेज में रहेंगे वो वेव फ्रंट बनाएंगे। मतलब मैं इन सारे पॉइंट्स को जब बोल रहा हूं कि दे आर फॉर्मिंग ए वेव फ्रंट, तो दे आर ऑल इन सेम फेज। अब बच्चा यहां तक फील नहीं कर पा रहा है कि क्या चल रहा है। सही बात है, पहली बार पढ़ने पे तुमको नहीं समझ आएगा 2 मिनट में, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम जब इसकी थ्योरी को क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। Thus a wave front is defined as such a constant phase, मतलब हर पूरे वेव फ्रंट का एक फेज ही होता है। The speed which the wave front moved outward, वेव फ्रंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। From the source is called the speed of the wave। अरे सिंपली वेव की स्पीड को वेव डिफाइन किया गया है। बेटा इतना याद रखना कि लाइट जब बढ़ती है तो आगे की तरफ बढ़ती है। बेटा देखो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ये भी इसका आगे ही है, लेकिन जब यहाँ पे वेव फ्रंट बनाऊंगा ना, मैं इससे बोलूंगा ये नया सोर्स है, तो इससे लाइट सिर्फ आगे की तरफ बढ़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ओरिजिनल सोर्स को देख रहे हो जहां से ओरिजिन हो रहा है, तो दोनों तरफ वेव फ्रंट ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर मैं आगे चल के इसको बोलूं कि भाई तुम भी तो सोर्स हो, ये प्राइमरी है तुम सेकेंडरी सोर्स हो, तो अब इससे जब वेव फ्रंट बनेगी तो और विद इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं बनेगी। each point of the wave front is the source of secondary disturbance। मतलब जो बाहर लाइट जा रही है वो फिर से एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी और नई एनर्जी पैदा करेगी, या नया वेव फ्रंट पैदा करेगी, which spread out in all direction with the speed of the wave। मतलब वेव की स्पीड कांस्टेंट रहेगी अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। This wavelets emanating from the wavefront are equally referred to as secondary wavelets, and if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront। बेटा देखो, अगर मैं एक पॉइंट सोर्स यहां मानूं, मैं कॉमन टेंजेंट्स बनाऊं, ये सारे टेंजेंट बनाऊं, उन सारे टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, तो आई विल गेट ए न्यू वेव फ्रंट। आप बच्चों की तरह भी सोच सकते हो कि सर टेक्निकली सिर्फ ये यही बोल रहे हैं ना कि अगर एक पॉइंट सोर्स है और चारों तरफ मैंने एक सर्कल बना दिया, तो सर्कल इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो यही एक वेव फ्रंट बन जाएगा। और बेटा मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे खड़े जब तुम सोर्स को देखते हो तो तुम्हें ये लगता है कि ये वेव फ्रंट है, लेकिन जब तुम यहाँ खड़े होगे तो तुमको ये सोर्स दिखेगा और अगला वाला उसका वेव फ्रंट दिखेगा। यानी तुम जब देखोगे तो तुमको ये सेकेंडरी
और ये प्राइमरी दिखेगा, लेकिन किसी और के लिए ये सेकेंडरी होगा, अंदर वाले के हिसाब से ये सेकेंडरी और अंदर वाला प्राइमरी है। बेटा बात समझ गए थोड़ा सा? सर ये टॉन्जेंट्स वाला पार्ट थोड़ा समझना है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं करो। मान लो मैंने तुमसे बोला कि तुमने घर में एक ट्यूबलाइट है बड़ी सी, ठीक है, बड़ी सी ट्यूबलाइट है बेटा। तो ट्यूबलाइट से तो चारों तरफ रोशनी निकलेगी, तो एक बड़ा सा एक और वो बन जाएगा सिलेंडर टाइप का। फीलिंग आ रही है? जी सर। अरे ये सारी लाइट ऐसे निकाल दो, रेडियली निकाल दो लाइट। इतना तो डायग्राम समझ सकते हो ना तुम? बेटा रेडियली जी लाइट निकाल दो। अब जब तुम रेडियली लाइट निकाल के एक ऐसा सर्कल बनाओगे, तो व्हाट इज दिस सर्कल? दिस सर्कल इज नथिंग बट ए सेट ऑफ टेंजेंट। या आप इन सब पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ऐसा सोच लो। लाइट की रे में आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, और जैसे ही तुम इन परपेंडिकुलर्स को ज्वाइन करते हो तो एक सर्कल बना लेते हैं। अब इस सर्कल को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। क्या आप मेरी बात थोड़ी सी समझ पाई? जी सर। देखो बेटा मैं एक चीज बताऊं, या तो तुम फीलिंग से अच्छे से समझ लो, नहीं तो वही काम मैं मैथमेटिकली भी समझा सकता हूँ। वेव फ्रंट ऑलवेज ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये मैथमेटिकल मॉडल है उसका तोड़ तोड़ के। लाइट रेज इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, दिस फेज डिफरेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट इज जीरो। ये तीनों पॉइंट अगर आपको समझ आ गए तो आपको न्यूमेरिकल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रुको, मुझे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाने दो, मुझे कुछ और आइडिया समझाने दो, ठीक है? ये सब मैं आपसे शेयर करूंगा, डोंट वरी, हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। सर हाँ बेटा बोलो। सर वेव फ्रंट में जो कांस्टेंट फेज वाली बात थी सर, वो वाली थोड़ा हाँ हाँ, आ रहा हूँ बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है, रुको। देखो ये ऐसा क्या है कि बच्चे हर बार इसमें अटकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो थोड़ा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम लोग की थोड़ी फीलिंग के साथ मुझे बताना। यहाँ पे मैं मीडियम म्यू1 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं मीडियम म्यू2 ले रहा हूँ। तुम मुझे अपनी नॉलेज के हिसाब से बताना तुम्हें कितना समझ आता है। क्या तुमको बचपन में पढ़ाई गई वेव की टॉपिक की कुछ कुछ बातें याद है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, याद है बेटा? जी सर। एक मीडियम से दूसरे Yes, मीडियम sir. जाते तक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं एक सेकंड रुकना, मैंने एक वो बनाई, एक साइकिल बनाई, और इसको मैं लैम्डा कहता हूँ, लैम्डा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। चलो ठीक है, ये जरूरी है बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दिखेगा नहीं बट हाँ न्यूमेरिकल इसी से होंगे। अच्छा एक चीज बताओ, क्या तुम लोगों को बेसिक रिलेशन याद है? स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, याद है? बेसिक रिलेशन हर वेव के लिए ट्रू होता है, याद आया बेटा? जी सर। और स्पीड क्या होती है बेटा? सी बाई म्यू होगी। इस मीडियम में स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू सी बाई, सी इज द लाइट की स्पीड इन एयर, तो सी बाई म्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। तो इस मीडियम के लेमडा 1 म्यू1 हो जाएगा। ये बात समझ गए? तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी बाई म्यू1 लेमडा 1। अगली बार भी कैसा होगा? सी बाई म्यू2 लेमडा 2। अच्छा इन दोनों को कंपेयर करके तुम क्या बोल सकते हो? सर किसी भी दो मीडियम में अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो हमेशा म्यू1 लेमडा 1 इक्वल टू म्यू2 लेमडा 2 रहेगा। यहां तक साथ में हो बेटा? Yes, जी sir. सर। तो Yes, sir. आप यहां तक साथ पहुंच गए कि λ1/λ2 इक्वल टू λ1/λ2 इक्वल टू μ2/μ1। ये इस चैप्टर में आपको लगभग याद रहना है, ये रखना है, और ये बेसिक चीजें पहले से भी जानते हो, बस आज आपने दोबारा से इसको लिख लिया है, ठीक है? यहां तक पहुंचे? अच्छा मुझे फीलिंग के साथ बताओ, मान लो मैं म्यू1 को एयर बोल देता हूँ और इसको वाटर बोल देता हूँ, तो अब मुझे बताओ λ1 और λ2 में कौन सा बड़ा होगा? यहाँ से फीलिंग लेके बताओ बेटा। अगर आप λ2 को देखोगे तो λ2 विल बिकम म्यू1 इंटू λ1/μ2। अगर मैंने म्यू1 को 1 ले लिया, म्यू2 को मैंने 4/3 ले लिया, 1 से बड़ा, तो λ1 और λ2 में बेटा कौन सा बड़ा हो जाएगा? क्या आप देख पा रहे हो? Sir, lambda 1. λ1 इज ग्रेटर देन λ2।
यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? No. तो तुम्हारे मन में एक फीलिंग आएगी कि इस मीडियम में जाने के बाद अगर मैंने जानबूझ के ऐसा ले लिया है μ1 छोटा लिया है μ2 से, तो मेरी वेवलेंथ घट जाएगी। किसी को बात समझ आई? ये डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। इट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड वेव ऑप्टिक्स। ये वाला क्वेश्चन या ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ओरली विजुअलाइज हो कितना है। और टेक्निकली आप याद रख लेना कि सर λ2 λ1/μ आता है। जनरली यहाँ एयर लिया जाए तो रफली आप याद रख लेना कि अगर ये एयर इफ एयर तो λ2 इज सिंपली λ1/μ। म्यू टाइम्स वेवलेंथ घट जाती है, स्टेटमेंट बना लो भाई, बस खत्म। 1/μ टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है या म्यू टाइम्स घट जाती है वेवलेंथ। ये बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में तो कोई अंतर आता नहीं है ना बेटा? बेटे बात समझ पा रहे हो? फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक कांस्टेंट होती है तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा ना बेटा। उल्टा तो भी तो ट्रू होगा। फ्रीक्वेंसी इतना तो आप लोग को याद होना चाहिए ना। याद रख पाओगे? बेटे यहां तक याद रख लोगे? कोई पॉइंट जो जी तुम सर। लोग को नहीं समझ आया बताऊं? अरे लास्ट वाला क्या बोले आपको समझ नहीं। बेटा फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होता है, क्या ये बात आपको पता है? सर, तो बस अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा। ठीक है? हाँ सर। सर λ2 अगर डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज नहीं होगा? नहीं नहीं बेटा, देखो ना, आप फीलिंग के साथ समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ सी इक्वल मतलब स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, अगर मेरा पानी में जाने पे स्पीड घट रहा है तो लैम्डा घट जाए, फ्रीक्वेंसी क्यों घटेगा? बात समझे? ये चीज दो चीजों पे डिपेंड कर रही है बच्चा, एक से मत सोचो। स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एस है, तो व्हाई यू आर थिंकिंग ओनली फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग मतलब एलएचएस डिक्रीज कर रहा है तो आरएचएस को भी डिक्रीज करना चाहिए पानी में जाने पे। ये बात समझ गई? जी सर। हाँ बेटा, किसी बच्चे को और कोई डाउट है? आई स्टिल वांट कि तुम्हें ये बात बच्चों की तरह ऐसे याद हो। ये बेटा सुनो, ऑल आई वांट ना कि मैं तुम लोगों से जब ऐसे पूछूं कि एक ग्लास स्लैब आ रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ से एक लाइट आ रही थी जिसका वेवलेंथ लैम्डा था, और अगर तुमने नहीं बोला आज के बाद सर इसका वेवलेंथ अब थोड़ा छोटा हो जाएगा और कितना हो जाएगा, λ/μ, λ/μ। बस इतना याद कर लो वरना तुम्हारी पिटाई लगेगी, बस इतना समझ लो। ठीक है? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ऐसे सोचो बेटा, एक वेव फ्रंट को और अच्छे से समझाने दो मुझे एग्जांपल लेके। एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज्ड है कि सर कैसे मैं वेव फ्रंट बनाऊं। थोड़ी देर में वो एनसीईआरटी बिना समझाए बोल देगी कि बेटा एक रुको मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, या मैं तुमसे पूछता हूँ, छोड़ो मैं तुम लोगों से पूछता हूँ। मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन की तरह कराता हूँ भाई। बढ़िया बेटा, स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। जी सर। अब आपके सामने आया एक, क्या नाम है, लेंस। ये कौन सा लेंस है बेटा? कौन? अब सोचो एक व्हाइट लाइट का पूरा जखीरा आ रहा है, जखीरा मतलब पूरा बंडल व्हाइट लाइट का या सिंपल लाइट का। पूरा ध्यान से सुनना, अगर ये पार हो गया तो तुम वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल कर लोगे पहले वाले हाइजन प्रिंसिपल वाले, वरना रट्टा मारोगे। और यकीन नहीं आता तो किसी से भी पूछ लो, अच्छे अच्छे बच्चे इसका सिर्फ रट्टा मारते हैं और बहुत सिंपल टॉपिक है। अब मुझे बताओ सबसे कम इस मीडियम में कौन रहेगा? सबसे ऊपर वाला। वो ऑलमोस्ट यहां तक ऐसे चला गया है ना। अब मैं टी टाइम सबको देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने टी इक्वल टू 0 दिया। एक तो बेटा मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, बट थोड़ा थोड़ा मेरी बात समझना। वेव फ्रंट इज जस्ट ए मेथड ऑफ मेकिंग सम ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स ओनली। यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट सारी साथ साथ आ रही है तो एक फेज में है, तो यहाँ प्राइमरी वेव फ्रंट बोल देते हैं या इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल देते हैं। प्राइमरी या इंसिडेंट बोल दे रहा हूँ। बेटा यहाँ तक सिंपली इतना सोचो, लाइट आ रही है और सामने एक वो पड़ा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? जी सर। हाँ सर। अब ये बताओ
ग्लास के अंदर तो स्पीड कम होती है ना, भावनाएं समझ आ रही हैं? ओरे बच्चा, तुमको ये बात समझ आती है ना कि ग्लास के अंदर जैसे हमारी वेवलेंथ हाँ सर। घटी है, तो अगर यहाँ स्पीड सी है तो यहाँ सी बाई म्यू हो जाएगी। ये भी तो जी फीलिंग आनी चाहिए ना। हाँ ठीक है चलो। अब सबसे ज्यादा ग्लास के अंदर कौन चला? ये मिडिल वाला चला होगा। हाँ सर। यस मैं सर। सिंपली बोलता हूँ, समझो बेटा, यहाँ तक ऐसे सोचो, मैं एक दिमाग में इमेजिनेशनली लाइन बनाओ, यहाँ तक सब बराबर चल के आए, कोई अंतर नहीं था सब में, यहाँ तक ए बी तक स्टार्टिंग से सब बराबर आ रहे थे, यहाँ तक सब स्मूथ चला, यहाँ पे इसने लगभग ना के बराबर चला। अब मैं टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, यहाँ जैसे मैंने टी इक्वल टू 0 लिया है, अब सपोज मैं कुछ टी टाइम लेना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ वही पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा। अब बताओ, ये पार्टिकल तो लगभग ना के बराबर चला, ये टी टाइम बाद मान लो यहाँ पहुंच गया, ये वाला पार्टिकल को पानी सॉरी कांच के अंदर ज्यादा चलना पड़ा, तो अंदर तो स्पीड स्लो होगी ना, तो वही पार्टिकल जब बाहर आएगा तो वो बस यहाँ तक पहुंचा होगा। बेटा इसने वही वाला पार्टिकल जो ये जो चल रहा था ना, रामू जो यहाँ था वो यहाँ तक पहुंचा, तब तक इसका रामू यानी इसके भी पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ऐसा सोचो। ये फिर यहाँ से यहाँ चला और फिर ये सीधे ऐसे चला गया। ये जब चल रहा है उतने टाइम में बेटा यहाँ से सोचो कोई एक फिक्स टाइम है, मतलब टी कुछ फिक्स टाइम है, तो जब ये यहाँ से ऐसे चल के आ रहा था तो यहाँ इसकी स्पीड स्लो हो गई। ये बात समझ आई? कांच के अंदर से जाने की स्पीड जी स्लो हो सर। गई। अब जब तक ये यहाँ पहुंचा, ये सिर्फ यहाँ पहुंचा। किसी को ये बात समझ आ रही है? सर मतलब सी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर सारे पार्टिकल्स का अच्छा देखेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये सारे पार्टिकल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि एक नया वेव फ्रंट है, ये नया वेव फ्रंट बना। एक बच्ची ने बोला कि हाँ सर सी टाइप का कुछ बनेगा, और मैं बोला कि ये अब न्यू वेव फ्रंट है। तो बच्चे तुमने क्या बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाई कि वो पार्टिकल जो सेम टाइम इंटरवल के बाद साथ, मतलब जो एक गिवन टाइम पे साथ रहते हैं, जिनका फेज सेम रहता है। बेटा ओमेगा टी प्लस 5 किसी वेव को समझना है, अगर सेम टाइम लगे तो हम बोलेंगे ये सेम फेज में है। समझ जाओ ऐसे। यहां तक थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? रुको मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। सॉरी, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, अभी पहले मैं इसी मेथड पे समझा लूँ ताकि तुम लोग न्यूमेरिकल कर पाओ, मुझे थोड़ी खुशी हो एग्जाम में। देखो, जब ये ऐसे कुछ बना तो तुमने देखा कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो इस गिवन टाइम में साथ में हो, मतलब ये वही पार्टिकल है जो यहाँ पे था, यहाँ तक आया, ये स्पीड स्लो होने की बस यहाँ पहुंचा। ये वाला स्पीड, कोई रास्ते में कोई मटेरियल नहीं आया तो बड़ी तेजी से यहाँ पहुंच गया। बेटा सबको ये समझ आया कि मैं इसको नया वाला वेव फ्रंट बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। तो ये सब क्या है? ये वो है जो टी इक्वल टू 0 पे साथ थे, और ये वो हैं जो टी टाइम बाद वही वाले पार्टिकल्स आगे बढ़ चुके हैं पर उनकी शेप कुछ ऐसे आ गई। तो ऐसे लोकस को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। अब देखो, बच्चे जब ऐसे सोचते हैं ना तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है। अगर बच्चे कैसे सोचते हैं, मैं एक चीज समझाता हूँ, रुको। अगर मैंने पॉइंट सोर्स बनाया, लाइट चारों तरफ जा रही है, लाइट चारों तरफ जा रही है, लाइट चारों तरफ जा रही है, अब बच्चे को वेव फ्रंट सोचने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऐसा सोचता है जितनी देर में यहाँ पहुंचेगी उतनी देर में यहाँ भी पहुंचेगी, उतनी देर में यहाँ भी पहुंचेगी। क्या तुम टाइम वाइज सोच सकते हो कि ये सारे सेम वेव फ्रंट में होंगे? हाँ सर। सर मतलब कोई भी मतलब एक टाइम इंटरवल के लिए जो भी जितना ट्रैवल करेगा वो वेव फ्रंट हो जाएगा मतलब। वैसे सोच लो, बिल्कुल सेम। आप अपनी भाषा में समझो। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी सेम होगा, है ना? तो ये भी एक वेव फ्रंट बन गया। अब सारी दिक्कत आती है जब बीच में तुम मटेरियल रख दोगे। अब क्या है, एक वेव यहाँ तेजी से पहुंच गई, इससे के मटेरियल के थ्रू जाने में थोड़ा स्लो हो गई, तब तुम्हें यहाँ वेव फ्रंट ऐसे मिल सकती है। बात समझ गए? सर हाँ बेटा बोलो। सर तो फेज डिफरेंस कैसे आया सर? फेज वाला समझ में नहीं आया। बेटा देखो, जब तुम, मैं अभी पूरा तुमको वेव दोबारा पढ़ा दूंगा। अभी ऐसा सोचो, मैं सिंपली बोल रहा हूँ जो सेम फेज में रहता है या सेम टाइम इंटरवल। तुमको वेव की इक्वेशन याद है बेटा? सर ए प्लस साइन ओमेगा टी प्लस नहीं एक्स। नहीं नहीं बेटा, ये होती है वेव की इक्वेशन, या प्लस करके जैसे भी।
ठीक है, वो एसएचएम टाइप की क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, था समझो कि जो टाइम सेम लेगा ना बेटा, अगर स्टार्टिंग में सब सेम है तो ये हमेशा टाइम डिसाइड करेगा। ये जो टोटल फेज रहता है ना, फेज हमेशा टाइम डिसाइड करेगा। तो जब तक तुमने सेम टाइम दिया है, सारे लोग सेम फेज में होंगे। जो हम पढ़ रहे थे ना वहां पे, दे विल बी इन सेम फेज। ये जो तुमने देखा ना, ये सब सेम फेज में होगा। ये सारे, दे ऑल विल बी इन सेम फेज। समझ पाए बेटा? क्या हम आगे बढ़े? सर। हाँ बेटा, एक सेकंड देना मुझे, मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ क्योंकि इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा बेटा। हम्म यहाँ तक तुम लोग थोड़ा थोड़ा कैच कर पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा? जी सर। अरे कुल मिला के जो जित अगर मैं इन सबको बोलूं चलो रेस में दौड़ो, सब रेस में दौड़ गए। एक सेकंड, पेन नहीं चल रही। हाँ चलो, मान लो मैंने सबको बोला कि तुम लोग साथ में दौड़ना स्टार्ट करो, वो बोले ठीक है। अब बस ये पार्टिकल बीच में, अब मैंने बोला 10 सेकंड बाद रेस बंद होगी, तो बस ये समझना बीच में मीडियम आने की वजह से 10 सेकंड बाद ये यहीं पहुंचा, इसको कम मीडियम झेलना पड़ा तो यहाँ पहुंच गया। बात समझे बेटा? अब यही सोच के मुझे एग्जांपल समझाओ कि अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट हमेशा कैसे बनेंगे? स्फेरिकल बनेंगे। इज इट क्लियर? अगर बीच में कोई मीडियम नहीं आ रहा है तो पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा वेव फ्रंट स्फेरिकल ही बनेंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। टेंजेंट्स को कंबाइन करो, वेव फ्रंट मिल जाएगा। और खुद भी कॉमन सेंस सोचो कि ये जितनी देर में यहाँ पहुंचेगा, ये भी उतनी देर में यहाँ पहुंच जाएगा। तो अगर ये दोनों सेम टाइम ले रहे हैं तो दे मस्ट बी इन सेम फेज एंड दे मस्ट बी इन सेम वेव फ्रंट। समझ आया? जी सर। यस सर। अब रुको, तुम लोग थोड़े से समझदार हो चुके हो। मैं तुमको सिर्फ बताता हूँ कि अगर एक बच्चा टीचर की बात थोड़ी भी समझता है तो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन करके मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा बिना चीटिंग किए। विच इज द करेक्ट आंसर? सर ये अब कितने बच्चों को लगता है कि ए इज करेक्ट आंसर? देखो यहाँ पे सर मीडियम सी। सी। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ से लाइट चली 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 चली, यहाँ पे उसको ज्यादा स्लो हो गई। तब तक जो मिडिल वाली लाइन है उसके लिए कांच बड़ा कम है, ग्लास बड़ा कम है, वो आगे बढ़ चुकी होगी। और ये वाली लाइट अभी स्लो है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये शेप, बेटा इस शेप पे भी ध्यान दो, ग्लास का शेप ऐसे है। दैट मीन्स यहाँ पे भी बहुत सबसे स्लो यहाँ रहा होगा, और यहाँ पे ग्लास का शेप थोड़ा छोटा है। मतलब यहाँ पे भी जब तक लाइट ऐसे आई होगी तब तक यहाँ वाली लाइट कुछ ऐसे शेप बना रही होगी। किसी को मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है? हाँ सर। कुछ ऐसा बनना यस। चाहिए। किस में बना है ये? एबीसीडी किस में बना है बताओ? ए ए। ए। अब बेटा यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ नीट एस्पिरेंट हैं, कुछ जेई एस्पिरेंट हैं। ये जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, और पूरे पूरे बैच गलत करके आए हैं क्वेश्चन, क्लास में एज इट इज पढ़ाने के बाद भी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। बच्चे को बस क्लास नोट्स बनाने थे, वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेता। ये सब सिर्फ
लैक ऑफ रिवीजन प्लानिंग, लैक ऑफ नोट्स नहीं देखना, हर दिन नई किताब उठाना, सारी प्रॉब्लम उसी बात की आती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है बेटा। एक बार बताने के बाद तो कर लोगे ना ये क्वेश्चन, जी सर। तो थोड़ा जी कॉन्फिडेंस सर। अपने पे रखो। अब देखो एनसीईआरटी ने ये काम किया है, पर एनसीईआरटी कौन खोले? एक बच्चा एनसीईआरटी खोलना ही नहीं चाहता है कभी। एनसीईआरटी आपको तभी समझ आएगी जब आप लेक्चर कर रहे हो, बट एनसीईआरटी बड़े काम की है। अब जरा देखो इसे, प्रिज्म में जब लाइट जाएगी तो क्या होता है बेटा? बेंड करती है ना, ये तो याद है ना। प्रिज्म एक बार रिफ्लेक्शन, फिर 2 बार, 3 बार। तो बेटा अब ये बताओ, ये वेवफ्रंट ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ऊपर वाला है उसको कम डिस्टेंस प्रिज्म में चलना पड़ा, तो ज्यादा दूर तक जाएगी। क्या आपको बात समझ आई? सर जी सर। और अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस वाला तो अभी देखा ना बेटा, सी बनेगा। यहां तक तुम्हें यस समझ आ सर। रहा है? चलो बढ़िया है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन दूं करने को, लाइव कर दोगे? जी सर। यस सर। चलो बेटा क्वेश्चन करके दो। हाइजन ने टेक्निकली क्या किया था? बताओ बेटा, आंसर दो, गलत सही दो, अब बस चैट पे भेजो बेटा। हाँ बेटा, पता है एनसीईआरटी की एक सिंपल सी लाइन है, और ये आपको क्लास नोट्स में भी एज इट इज मिलेगी लाइन। जब आप क्लास नोट्स पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से बना के दिया होगा, कहीं ना कहीं मैंने ये लाइन लिखी होगी। रुक जाओ, शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, कहीं ना कहीं मैंने लाइन लिख दी होगी कि बस वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने का एक तरीका होता है। और एनसीईआरटी के पैरा में भी एक समरी फॉर्म में लिखा है कि 10 हाइजन प्रिंसिपल इनेबल अस टू ज्योमेट्रिकली ड्रॉ वेव फ्रंट्स। सर यही लिखा है मेरे यही लिखा होगा बेटा। सर वो ऊपर लिखा है मैंने कहीं को। सर लिखा ये हुआ कहाँ पे? सर प्रिज्मा के सर ये ऊपर सर ये प्रिज्म वाले प्रिज्म वाले पे लिखा है। ऊपर हाँ सर सर नीचे सर। हाँ ये रहा ना, हाँ। सर तो टेक्निकली सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिर्फ एक थ्योरी के लिए एक सोर्स रखना है। मल्टीपल सोर्स विल किल योर टाइम। सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली हमको वेवफ्रंट बनाना सिखाती है। अगला क्वेश्चन और सिंपल, आपने जस्ट किया भी वो क्वेश्चन। आपको बोला गया है, बेटा थोड़ा जूम कर दूं, दिख रहा है डायग्राम? ये क्वेश्चन करो थोड़ा आप, सा जूम। और जूम कर दूं बेटा? जी सर। ठीक है बेटा, 1 सेकंड दो। अब इतना काफी है? जी सर। जी सर। यस सर। अब सोच के ठंडे दिमाग से बताओ। वो पूछ रहे हैं कि एक वेव फ्रंट आ रही है, ए बी इज ए वेव फ्रंट आ रही है, और सी क्या है वो नहीं पता, सी कौन सा शेप है ये नहीं पता। ठंडे दिमाग से पढ़ो। वेव ए बी इज पासिंग थ्रू सी, इमर्जेस एज डी ई। आपको एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये डायग्राम बना के दिखाया है, मैंने भी अभी क्लास में बताया है। तो ये क्या होगा? सी बताओ। सर प्रिज्म। हाँ, एक लाइट सोर्स ऐसे आ रही है, अगर मैंने प्रिज्म उल्टा लगा दिया तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि जब बेंड होगा तो ये वाला आगे चला जाएगा, ये वाली लाइट इसके अंदर से जाने की वजह से थोड़ा जस्ट अभी निकली हो, क्योंकि इतने डिस्टेंस इसकी स्पीड स्लो हो गई है, तो वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, ऐसे। देख पाए? उल्टा प्रिज्म में इसलिए बच्चे गलती कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। आपने अभी जस्ट ये देखा, देखो आपने अभी ये डायग्राम देखा है, तो क्या एग्जामिनर को इतना हक नहीं है कि उल्टा कर दे इसको? यहां तक समझ पाए बेटा? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये तो कुछ ज्यादा इजी है, आप ऐसे ही बता दो। इसका आंसर बेटा क्या होगा? सर वेवलेंथ कम हो जाएगी सर बेटा सी। ठीक है, चलिए बेटा अच्छा नेक्स्ट पे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर आप चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समराइज कर लेते हो,
तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है। और देखो एक फ्लो चाहिए कि हाइजीन क्या करना चाह रहा था, हाइजीन पहले लोगों को प्रूफ करता है, ये दुनिया वालों देखो मैं भी रिफ्लेक्शन प्रूफ कर सकता हूँ, और मेरे अंदर और प्रॉपर्टी भी है, मैं सारे अदर फिनोमेना भी प्रूफ कर सकता हूँ। तो दिस होल चैप्टर इज अबाउट मेकिंग हाइजन प्रूव एवरीथिंग, कि कौन कौन से फिनोमेना जो नेचर में दिखते हैं वो प्रूफ कर सकता है। तो चलो बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और उसने हर बार वेव फ्रंट्स की मदद ली समझाने के लिए, और जितना मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें वेव फ्रंट वाली बात बेहतर समझ आएगी। अब हाइजीन अंकल को लेते हैं और उनको बोलते हैं हाइजीन अंकल इधर आओ और ये वाला फॉर्मूला पुट करो, प्रूफ करो, स्नेल्स लॉ। ठीक है, करें बेटा, लाइव करोगे तो समझ आएगा। यहाँ पे एयर ले लिया है, यहाँ वाटर ले लिया है, या कोई भी मीडियम ऐसे इमेजिन कर लो। स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या था बेटा, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, यही तो है बेटा। एक मीडियम से अगर लाइट आती है, अगर ये आई है और ये आपने r मान लिया, तो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। अब तुमको यहाँ पे यही चीज वेव फ्रंट फॉर्म में प्रूफ करना है। आओ देखते हैं बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं। जो बहुत दूर से लाइट आ रही है वो बेटा वो ऐसा ही एक वेव फ्रंट ऐसा ही होगा ना बेटा, समझ पा रहे हो। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी इज ए इंसिडेंट वेव फ्रंट। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? जो दूर दूर पहले जी पहले सर। ऐसे आ रहे थे सारे साथ साथ वाले, ठीक है। अब पानी ऐसे है तो उसकी क्या गलती है भाई, तो ये और ये एक वेव फ्रंट होंगे, ठीक है। अब ये वाला तो पानी के अंदर तुरंत घुस जाएगा और ये धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि भाई पानी के अंदर स्पीड स्लो होती है। अब ये वाला जब तक यहाँ पहुंचा है ये थोड़ा तो चलेगा ना, देख पा रहे हो। आफ्टर बेटा ए पॉइंट पे घुसने के बाद, जब ये ए पॉइंट पे पानी के अंदर घुसा, तो टी टाउ सेकंड और चलने दो, टाउ सेकंड, ये टाउ सिंबल होता है, टाउ सेकंड और चलने दो, तो डिस्टेंस ए ही कितना आएगा बेटा? यहां तक तुम लोग को फीलिंग आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ आ रहा है? जी सर। जी सर। तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये चले टाउ सेकंड यहाँ पहुंचने में। मैं इसका नाम वैसे ही पैरेलल लिखता हूँ तुम, ताकि तुम लोग फील कर पाओ। ड्राइंग मेरी वाली गंदी है तो लेफ्ट में देख लेना। ए बी इज ए सेम वेव फ्रंट। अब मैं इसको t इक्वल टू 0 बोलता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे t इक्वल टू टाउ का टाइम देता हूँ। तो b से c तो एयर में चला, तो bc कितना डिस्टेंस होगा? bc आप कैसे बोल पाओगे बेटा, bc का डिस्टेंस कितना होगा? सीटा। c टाउ बेटा। थीटा। हाँ बेटा। अब लेकिन AE किसी मीडियम में चला है, तो कितना सर डिस्टेंस? सीटा बाय म्यू। हाँ बेटा, वेरी गुड। तो ये जो डिस्टेंस चलेगा ये थोड़ा कम होगा, क्योंकि अंदर पानी के अंदर स्पीड स्लो होती है। और तुम इसको ऐसे ज्वाइन करके बोलोगे कि भाई ये लाइट के परपेंडिकुलर होने चाहिए डायरेक्शन के, और ये वेव फ्रंट बनेगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, या जो पानी के अंदर जाके बन रहा है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये दो मतलब एडी में भी टाउ टाइम लगा है, यहाँ पे भी t इक्वल टू 0 है और यहाँ पे भी t इक्वल टू टाउ है। तो बेटा एडी की लेंथ बताओ, यहाँ ई लिखा है तो हम भी ई लिख देते हैं, चलो AE की लेंथ बताओ। AE की लेंथ हो जाएगी सर साइन, सीटा बाय म्यू। हाँ c टाउ बाई म्यू। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? सर ये रिफ्लेक्टेड वाला एक बार वापस बताइए ना, ये समझ में नहीं आया। बेटा अब देखो, जब तक ये यहाँ से यहाँ चला है अंदर, ये बाहर है ये अंदर है, ठीक है। मैं E और C को सेम वेव फ्रंट का पार्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम बाद में चल रहे। देखो A और B साथ में थे, इसने भी टाउ सेकंड चला, इसने भी इसके बाद टाउ सेकंड चला, तो C और E एक वेव फ्रंट में होंगे कि नहीं बेटा? सर बात समझ आई? सर हाँ, बस ये पानी के अंदर है बेचारा तो थोड़ा स्लो हो गया है। AE इज ए शॉर्टर डिस्टेंस देन BC। अब बेटा आपके सामने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली एंगल सोचो। आपको यहाँ पे एंगल I दिख रहा है, आपको बचपन से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर परपेंडिकुलर इज सेम, याद है? तो जी सर। नॉर्मल यस सर। और इन दोनों को देखो, अगर इनके बीच में एंगल I है तो
इस इनकमिंग लाइट पे ए बी यानी वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, मैंने आपको आज ही बताया है कि जो लाइट का पाथ होता है उस पे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, यानी ए बी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइट, यानी ये परपेंडिकुलर है इस पे, और बेटा वर्टिकल पे तो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर होता ही है, तो ये भी एंगल आई होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो नो सर। सर। ठीक है बेटा, विथ सेम लॉजिक ये एंगल आर आ जाएगा, क्योंकि ये लाइट पे ये हॉरिजॉन्टल वाला परपेंडिकुलर है और इस लाइट पे ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, तो ये आर कैसे है और ये आर कैसे, आपको समझ आ गया? नहीं सर, ये वाला नहीं समझ में। अच्छा ठीक है बेटा। बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर परपेंडिकुलर इज सेम, तो अब आप एक काम करो, ऐसे सोचो, हाँ, कि सर AE पे EC परपेंडिकुलर है, क्योंकि AE इज ए लाइट रे एंड EC इज ए वेव फ्रंट, ये बात याद रहेगी, वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू लाइट, ठीक है? तो AE पे ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो बचपन से परपेंडिकुलर है, तो अगर इनके बीच में एंगल आर है तो ये भी एंगल आर ही होगा। अब समझ आ गया बेटा? तो ठीक है, तो Yes, sir. जैसे ही मुझे एंगल मिलते हैं, अब मैं आ जाता हूँ भाई, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे पास, दो ट्रायंगल आप ऑब्जर्व करो, ABC एंड ACE, देख पा रहे हो दो ट्रायंगल? जी सर। अच्छा बेटा, उन दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ? सर AC। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, AC. AC कॉमन है। चलो AC के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, दोनों ट्रायंगल से AC निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे इस वाले ट्रायंगल में साइन आई लगाओ, ऊपर वाले ट्रायंगल में साइन आई लगाओ, तो साइन आई कितना आएगा बताओ जरा? BC by AC। हाँ बेटा, और नीचे पानी के अंदर वाले ट्रायंगल पे लगाओ साइन आर, कितना आएगा? देख पा रहे हो बेटा? साइन आर AE लगाओ। by AC. हाँ, AE बाई AC। अब दोनों जगह AC को इक्वेट कर दो, आप AC इक्वेट करोगे तो आपको सिंपली मिलेगा BC बाई साइन आई इक्वल टू AE बाई साइन आर, ठीक है? या BC साइन आर इक्वल टू, मैंने देखो लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की हो, इक्वल टू AE साइन आई। यहां तक साथ हो? हाँ सर। अब बस इसकी BC BC की वैल्यू पुट कर दो, BC बच्चों की तरह तुम जानते हो, BC की वैल्यू क्या होगी बेटा? अगर मान लो, LC। डिस्टेंस टू टाइम, हाँ स्पीड इनटू टाइम, हाँ बेटा, पर वैल्यू तो कुछ तो आएगी, टाउ dt c इंटू V1 कितना होता है, C बाई म्यू वन सर आएगा। C। अगर मान लो वहां का रिस्पेक्टिव इंडेक्स वन मान म्यू वन मान लेते हैं, जी और AE की वैल्यू सेम लॉजिक से कितनी आएगी, स्पीड वहां की, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, स्पीड कितनी होगी, C बाई म्यू टू साइन आई। बेटा आप सब काट पीट लो और मुझे बताओ क्या मिला, क्या मिला आपको बताओ? म्यू टू साइन आर इक्वल टू म्यू वन साइन आई मिला। जी सर। यस सर। तो वही जो हाइजन अंकल बड़े खुश हो गए कि देखो मैंने डिराइव कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव हो गया। हाइजन अंकल सुपर हैप्पी, मोर देन हैप्पी। समझ गए? विथ सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट कि वो सेम फेज में रहते हैं, हाइजन भी उसी पोजीशन पे आ गया जो न्यूटन अंकल ने बड़ी मेहनत से निकाली थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, कि लाइट ऑलवेज पिक द लीस्ट टाइम पाथ। dt बाई dx को जीरो करके एक लंबी डेरिवेशन करके मैं आपको निकाल के देता कि भाई फर्मेट प्रिंसिपल लगाओ, तो भी आपको उसी रिजल्ट पे पहुंचते जो हाइजन ने चुटकियों में कर दिया। बात समझे बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम थ्योरी, सेम थ्योरी, सब कुछ सेम डिट्टो आपका रिफ्लेक्शन में आता है। रिफ्लेक्शन में हमको क्या प्रूव करना होता है बेटा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। तो Yes. आओ ये भी प्रूव करते हैं।
10 सेकंड लगेगा इसमें। देखो आने वाली लाइट को देखो, आने वाली लाइट को देखो, ए भी आपको सेम फेज में दिखेगा, उसको लिखा भी हुआ है। देखो इस डायग्राम को भी तुम ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ना कुछ बातें हाँ निकल। सर। हाँ यहाँ तक देख पा रहे हो बेटा? अब रिफ्लेक्शन किसका हुआ, हम पहले वाले पे देखते हैं। पहले वाले पे रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है, दूसरे वाले का भी रिफ्लेक्शन स्टार्ट ही होता है पर हम वहीं पे जोड़ लेते हैं, हम इसी टाइम पीरियड में जोड़ लेते हैं। जब तक ये वाला नीचे पहुंचा है तब तक हम बस ये देख लेते हैं कि कितना ऊपर गया है। बेटा आप लोग समझ तो पा रहे हो ना, अगर कोई चीज ऐसे आ रही है तो अभी ये चचा यहीं पहुंचे हैं, तब तक ये चचा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? जी तो रुको मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ। ये पहला वाला वेव फ्रंट था, ठीक है। अब जितनी देर में ये यहाँ लौटा है, हरा हरा हरा, इस टाइम पीरियड को टाउ बोल दो, उतनी देर में बेटा तुम तो जानते हो इसमें ये वहां खाली थोड़ी ना बैठेगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट तो होगा ना। तो सर। जितनी, पर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्पीड है, अगर एयर ले लें तो यहाँ सी है, सबके लिए पर स्पीड सेम ही रहेगी। तो जितनी देर में ये यहाँ पहुंचा है उतना ही डिस्टेंस में ये यहाँ पहुंचेगा कहीं पे। अब मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ, यहाँ बी से सी है तो वहां से ए से ई तक है, मैं वहां इसको ऐसे रोक लेता हूँ, बोलता हूँ कि अब मैं तुमको ज्वाइन करूंगा तो मुझे नया वाला वेव फ्रंट मिलना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ आया? यहाँ तक समझ आ गया सर बेटा? क्या सर बेटा? Yes. लास्ट में आप क्या किए सर, टाउ टाइम पे दोनों को ज्वाइन कर दिया? बस टाउ टाइम बाद दोनों को ज्वाइन कर दिया, ए और बी के बाद टाउ टाइम बाद। ये टी इक्वल टू 0 है और ये है टी इक्वल टू टाउ, ठीक है। सर और जब टाउ पे ज्वाइन किया हूं तो इस इसी को मैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोल रहा हूँ। देखो मिला बेटा? अब मैं फिर से वही करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है, कॉमन सेंस से मुझे बताओ ये एंगल आई है, तुम बोलोगे हाँ सर आई है। तो मैं बोलूंगा ठीक है ये भी आई होगा, तुम बोलोगे कैसे, वही बेटा वही लॉजिक, परपेंडिकुलर और इंसिडेंट एंगल। ये वाली लाइन जो मेरा वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट लाइट पे परपेंडिकुलर होगी और वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल, तो ये भी आई आएगा। उसी लॉजिक से जब ये एंगल आर है ना, अभी रुक जाओ इतनी जल्दी मत बचाओ, ये आर है मान लो, ये आर कहाँ से आएगा, मैं समझाता हूँ। देखो ये लाइट ऐसे जा रही है, मुझे एंगल नहीं पता, मुझे एंगल बिल्कुल नहीं पता, बट ये लाइन और ये लाइन को देखो, ये दो लाइन दिख रही है, इस एंगल को आर मान लो या कुछ मान लो। अभी तो हमें आई इक्वल टू आर प्रूफ करना है। दिस लाइट एंड दिस लाइट, इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है। अब इस लाइन पे ये वाली चीज परपेंडिकुलर है और ईसी एज ए वेव फ्रंट इस रिफ्लेक्टेड लाइट में परपेंडिकुलर, तो ये भी एंगल आर होगा। यहाँ तक साथ आ गए कि नहीं बताओ? हाँ सर। अभी आई इक्वल टू आर प्रूफ नहीं Yes, हुआ है sir. पर यहाँ तक तो आ गए ना। हाँ सर। अब बता बेटा, कॉमन सेंस से मुझे बताओ, अगर तुम गंदी ड्राइंग की जगह अच्छी ड्राइंग बनाते तो कुछ ऐसा दिखता है तुमको। मैं सिर्फ अब वो दो ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। यहाँ पे बी अंकल हैं, यहाँ सी अंकल हैं, यहाँ पे ई अंकल हैं, यहाँ पे ए अंकल हैं। अब तुमको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझ आता है, बराबर वाले ट्रायंगल जो एग्जैक्ट डिट्टो होते हैं। हाँ सर। अच्छा, जिस कॉमन सेंस से बीसी और एई बराबर होंगे, कोई दिक्कत है किसी को बीसी और एई को सेम टाइम में? बेटा मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा है तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, है ना। देखो बेटा बीसी यहाँ से यहाँ टाउ टाइम लग रहा है और यहाँ से जाने के बाद भी टाउ टाइम में उतना ही डिस्टेंस होगा। तो सब बच्चों को बचपन से पता होना चाहिए कि बीसी विल बी इक्वल टू ई ए। अब बेटा एसी विल बी इक्वल, दोनों में कॉमन है, एसी की तो इज्जत आप लोग कर ही रहे हो, यहाँ तक समझ आ रहा है? सर और बेटा Yes, sir. एक चीज और बताओ, क्या ये एंगल 90 नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। और ये एंगल भी 90 नहीं होगा? बात समझ आ रही है बेटा? तो बेटा आप पूरी फीलिंग के साथ मुझे बताओ, अगर एक ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल कॉमन है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे?
तो अब कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या मतलब है, अगर रिस्पेक्टिव देखूं तो ये चचा आर थे और ये आई, तो ट्रायंगल EAC और ट्रायंगल BAC दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो रिस्पेक्टिव एंगल भी सेम होंगे, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। समझ गए? सर तो बेटा देखो, अब ये बिल्कुल बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, मेरी बात समझे? इसका ऑब्जेक्टिव पेपर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं समझेगा वो कभी भी वेव फ्रंट को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं कर पाएगा। आप यही फीलिंग लेके कर रहे हो ना कि क्यों भाई ये वेव फ्रंट है, क्या क्या प्रॉपर्टी आपने ध्यान दी इस डेरिवेशन में, अच्छा सर परपेंडिकुलर होना चाहिए वेव फ्रंट को, तभी तो एग्जाम में भी तुम क्वेश्चन करोगे। बात समझ गए? सर बस थोड़ा एंगल लेने में डिफिकल्टी होगी सर, कि एंगल आप परपेंडिकुलर कौन कौन से रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। बेटा मैं आपको साफ बता रहा हूँ, कोई भी दो लाइट रेज हो, कोई भी लाइट रेज हो, उनके बीच में जो एंगल है, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। मतलब L1 पे मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊं और L2 पे एक परपेंडिकुलर बनाऊं, L2 पे परपेंडिकुलर और L1 पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी वही एंगल आएगा। इस लाइन से तुम कभी भी एंगल्स में कंफ्यूज नहीं होगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर परपेंडिकुलर इज ऑलवेज सेम। ठीक है सर बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। अब एक गरीबों वाला सर टॉप, हाँ बेटा बोलो। सर वेव फ्रंट पर्टिकुलरली किस पे सर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों, जो एक रिफ्लेक्टेड रेट है और एक किसी भी सर समय अगर तुम, बेटा मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, वेव फ्रंट इज ए लोकस। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं समझा रहा हूँ, देखो मान लो ये सारी लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, 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 और तुमने अचानक से एक लेंस लगा दिया, तो तुमने थोड़ी देर पहले देखा था ना एक सी शेप का कुछ बनेगा, याद है? जी तो टेक्निकली ये वाली लाइट यहाँ होगी। हाँ, तुम उसको करके देखोगे ना, जब तुम ध्यान से देखोगे बेटा ये लाइट कन्वर्ज करती है कि नहीं, प्रिज्म ये जो क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है ना, जी सर। तो तुम वहां पे भी Yes, देखो sir. कि आखिरी में परपेंडिकुलर ही मिलेंगी। भावनाओं को समझो, जो टीचर बताएगा उस पर फीलिंग लेनी है, फीलिंग, फीलिंग समझ रहे हो? लाइट कन्वर्ज करता है ना ये, हमेशा लाइट के डायरेक्शन के साथ जो आपका वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। और क्वेश्चन कर करके सीखोगे, डोंट वरी। बात समझ आई? जी यस सर। सर। चलो, अरे वेव फ्रंट इज जस्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, t इक्वल टू 0 फिर t इक्वल टू t टाइम पे क्या बनेगा शेप, परपेंडिकुलर वाला, बस काम खत्म। ठीक है बेटा, मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। एज पर एनसीईआरटी वैसे ये सारे केस तो मैंने करा दिए, बट बेटा ये सब बच्चों वाले केस कर लोगे ना कि पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल होगा, कोई सिलेंड्रिकल रॉड है, जैसे ये है तो इसका सिलेंडर शेप होगा, और कोई इनफाइनाइट शीट है जैसे मैंने यहाँ बताया था, इनफाइनाइट शीट है और लाइट सोर्स है, तो उसके लिए इनफाइनाइट प्लेन ही बनेगा वेव फ्रंट। ये शेप पूछी जाती है, तो आप कर लोगे? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़े, आई होप तुम वेव फ्रंट संभाल लोगे। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो भी वेव फ्रंट जैसे आप शीट के लिए बताए, तो सर जैसे टाइम इंटरवल उन सबका टाउ रहेगा। हाँ, बीच में कुछ आया ही नहीं ना, देखो बेटा यहाँ से जब, कहाँ गए हम लोग, यहाँ 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 यहाँ, जैसे लाइट के सारे सोर्स ही हैं, जब लाइट आगे बढ़ेगी तो क्यों उसके टाइम में अंतर आएगा बताओ, बीच में कुछ आया क्या? नहीं ना, बस यहाँ, यहाँ t इक्वल टू 0 है, यहाँ t इक्वल टू टाउ है, तो t इक्वल टू टाउ पे तुमने जब इसके परपेंडिकुलर शीट बनाई, वो अपने आप तुम्हें वेव फ्रंट मिलेगी। तुम बेटा जितना चीज लिखाई गई है ना, उसको एक बार ध्यान से दोबारा लिखोगे ना, और अंडरलाइन कर करके, नहीं तो बोलो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा प्रिंट आउट ले लेना, बट बेस्ट है तुम लेक्चर रिकॉर्डिंग देख के हाथ से नोट्स बनाओ, बेस्ट वही रहता है बेटा। सर ठीक है बेटा, हम आगे आए। हाँ सर। बेटा तुम लोग कुछ भी करो, बस लाइफ में एक चीज याद रखना, फिजिक्स तुम्हें एक छोटी सी चीज सिखाती है, अगर कभी कभी ना तुमको जब अपने एम पे शूट करना होता है ना, तो तुम उसके थोड़ा ऊपर शूट करते हो, तब यहाँ गिरोगे। जो बच्चा छोटा सोचेगा ना बेटा, जीवन में कोई भी टीचर उसकी मदद नहीं कर सकता, कभी छोटा मत सोचना, वरना अगर तुम सोचोगे ना मैं इतना ही करूंगा, और तुम ऐसे ही मार्क करके शूट कर दोगे ना बेटा, तुम यहीं गिर के रह जाओगे। यहाँ छोड़ो, हमेशा अपने एम से ऊपर शूट करो,
जितना भी तुम्हें तुम्हारा टारगेट लग रहा है उससे बहुत ऊपर शूट करो, और ऊपर शूट करो, मतलब और ऊपर। चलो वापस आते हैं, इसको इग्नोर करो। डॉपलर इफेक्ट पे आते हैं, इसको 3 मिनट में खत्म करते हैं। अब सारे बच्चों को मुझे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा डॉपलर याद होगा, नहीं होगा तो अभी मुझे बताओ। आप लोग को सिखाया गया था, मान लो ये सोर्स है और सोर्स से फ्रीक्वेंसी मान लो एफएस प्रोड्यूस हो रही है, और ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, और जिस स्पीड से आपकी वेव चलेगी उस स्पीड को मैं v लिख देता हूं। तो ऑब्जर्वर को जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ एपेरेंट, बेटा आप लोग को याद है अगर मैंने दोनों का डायरेक्शन सेम लिया था तो यही थ्योरी थी, कॉमन थ्योरी फॉर ऑल डॉपलर केसेस। आपको बस ऐसे बोलना था कि सर एपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा, याद है कि भूल चुके हो तुम लोग? मैं लिखवा रहा हूँ फिर इसीलिए ताकि याद आ जाए। v क्या था? वेव स्पीड, जैसे वहां पे साउंड की हो जाती थी, साउंड की स्पीड इन एयर। बात समझे बेटा? ऊपर क्या आता है, वी ऑब्जर्वर आता है कि वी सोर्स आता है, जल्दी बताओ। भूल गए बेटा? रिवीजन करो, रिवीजन। अच्छा कभी जीवन बेटा कौन नहीं भूलता है? मैं लाइफ लॉन्ग किसी भी डेटा को याद नहीं किया हूं आज तक, बट बेटा मुझे फीलिंग हमेशा आती है, सब्जेक्ट की फीलिंग होनी चाहिए कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर जल्दी जल्दी भागेगा, जब अपेरेंट डिस्टेंस बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है अपेरेंट वाली। तो अगर मैं वीओ को, इसको सोर्स को अपने दिमाग में रोक दूं और वीओ को चलने दूं तो इनकी अपेरेंट डिस्टेंस बढ़ेगा, अपेरेंट डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, यानी वीओ को ऊपर रहना चाहिए। उसी तरह अगर मैं सोर्स की स्पीड को बढ़ा दूं और इसको रोक दूं तो ये पास आएगा, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी इसको डिनोमीटर में होना चाहिए। एक सिंपल स्टेटमेंट मैंने क्लास में भी आपको लिखवाया था, इससे आप जीवन में फॉर्मूला नहीं भूलोगे, याद रहेगा बेटा ये? और बच्चों यस सर। तो इसके बाद आप इसमें ये सब भी हरकतें कर लोगे, एफ ए बाई एफ एस। दोनों तरफ बेटा -1 कर दो जरा, एफ ए माइनस एफ सोर्स अपॉन एफ एस। एफ ए है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को फील होगी, एफ एस इज द सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और जब तुम दोनों तरफ -1 करोगे, -1 एट बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा? ये माइनस वी चला के ऊपर काट देगा इसको, जल्दी जल्दी बेटा आप बोल दो। माइनस वी क्या मिल जाएगा, वी एस माइनस वी नॉट। यहाँ तक साथ में हो? जी सर। अब देखो बेटा, हम हैं धरती पे और ये टिमटिमाता एक सितारा, हम अर्थ पे बैठ के चिल कर रहे हैं। अब अर्थ पे बैठ के हमारे लिए कोई भी तारा, ऑब्जर्वर कौन बनेगा, हम ही बनेंगे। तो क्या हम चलेंगे क्या अपने रिस्पेक्ट में? अर्थ पे बैठ के ऑब्जर्वर की स्पीड हमेशा कितनी होगी बताओ? 0। अब हमारे रिस्पेक्ट में हमारे अर्थ के पास या तो कोई आएगा या तो कोई जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑल द स्टार्स विच आर एमिनेटिंग द लाइट, वो हमारे रिस्पेक्ट में चलेंगे, हम रेस्ट पे हैं। तो हमको जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दिखेगी उसमें मैं वीओ 0 पुट कर दूंगा, यानी मेरा फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, एफ अपेरेंट माइनस एफ सोर्स माइनस एफ अपॉन एफ सोर्स इक्वल टू वी ऑब्जर्वर 0 पुट कर दिया, वी एस, ठीक है बेटा, वी सोर्स अपॉन वी माइनस वी सोर्स। अच्छा ये बताओ लाइट के केस में v की जगह क्या लिख दोगे बेटा? स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इसके बराबर होगी ना, तो यहाँ पे मैं c बना दूं, चलेगा यहाँ तक पहुंच के? देखो अगर आपको 11th वाला इतना डॉपलर आता तो आप यहाँ तक 10 सेकंड में पहुंच सकते थे, बट 11th वाला रिवीजन करना पड़ेगा। चलो मैंने जानबूझ के भी करा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नो ओके।
अब बेसिक मैथमेटिक्स तो की फिर तरफ। ये आप शॉर्टकट नहीं बेटे शॉर्टकट नहीं, एक्चुअली में डॉपलर में इतना ही कॉन्सेप्ट होता है, बच्चा बस न्यूमेरिकल लगा ला के इसको फील करता है। डॉपलर इफेक्ट उसी को कहते हैं कि जब हम जो ऑब्जर्वर है उसको सोर्स की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग दिखती है ओरिजिनल के, उसको एक एपरेंट फ्रीक्वेंसी दिखती है जो इस वेक्टर रिलेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, इतना ही है बेटा, यकीन मानना। बच्चा बस 10-12 क्वेश्चन करने के बाद ही समझता है कि फॉर्मूला क्या है। अच्छा चलो हम आगे आते हैं। बेटा क्या सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता है? मैं अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले भी। इस पे किसी को डाउट है? सर ठीक है बेटा, अब डिफरेंशिएट कर दो इसको। बचपन से हमें डिफरेंशिएशन आता है कि सर इसका तो 0 हो जाएगा, लाइट की स्पीड वैक्यूम में चेंज होनी नहीं है। और सर हमने बचपन में ये भी पढ़ा था कि सर यूवी को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यू डी वी प्लस वी डी यू। यहाँ तक सेम हो, साथ हो, लेमडा डी एफ प्लस एफ डी लेमडा। यहाँ तक बल्ब जल रहे हैं तुम लोग के? यस सर। तो अब इसको थोड़ा सजा के लिख लो, सजा के लिख लोगे तो डी एफ मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू माइनस डी लेमडा बाई लेमडा। यहाँ तक साथ में आ जाओ और बताओ आप आ रहे हो कि नहीं। यहाँ तक पहुंचने के लिए तुम्हें डॉपलर नहीं चाहिए, बस कॉमन सेंस चाहिए और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। यहाँ तक आए? यस सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ एफ ए माइनस एफ एस को एक्चुअली में एफ ए माइनस एफ एस बहुत छोटा होता है, तो मैं इसको डी एफ बोल रहा हूँ, डी एफ बाई एफ सोर्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यानी मेरे को स्टार की वेलोसिटी पता लग जाएगी। और बेटा टेक्निकली होता क्या है ना, स्टार की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के मुकाबले हमारे रेफरेंस में बहुत स्लो चेंज होती है। मतलब c इज मच 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 ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्टार। तो उस केस में नीचे रफली कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। बात समझे? अरे इसका और शॉर्टकट बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्टार अपॉन c बन जाएगा। यहाँ तक साथ में हो? यस सर। Yes, sir. तो बेटा आप पूरी कंक्लूजन क्या निकला कि सर कुछ कुछ ऐसा हो गया कि डी एफ बाई एफ इक्वल टू माइनस डी लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू सम वेलोसिटी ऑफ स्टार बाई सी। रफली ऐसे फॉर्मूला आ गया और ये आपके नोट्स में ऐसे चले जाना चाहिए। अब मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से बताता हूँ। अच्छा स्टार हमारे पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी? तुमको डॉपलर इफेक्ट के स्टेटमेंट याद है, पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब बताओ, बात समझे? अगर कभी कोई कंफ्यूजन आया ना कि डीएफ का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बेटा बच्चों की तरह सोचना, अगर स्टार हमारे अर्थ को अप्रोच कर रहा होगा, अगर स्टार हमारे सन को अप्रोच कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी डीएफ हमारा पॉजिटिव होगा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एफ ए माइनस एफ एस टाइप का। समझ गए? अगर ये जी स्टार उल्टा जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी छोटी होगी और सोर्स से निकलने वाली यानी स्टार से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। और एक और चीज बेटा, भगवान के लिए जो चीज फ्रीक्वेंसी के लिए बोल रहे हो उसका उल्टा लैम्डा के लिए बोलना। मतलब अगर कोई स्टार हमें अप्रोच कर रहा है तो लैम्डा अपरेंट या जो लैम्डा है वो घटेगा। बात समझ गए? देख पा रहे हो? एक क्वेश्चन के थ्रू करें? ठीक है बेटा, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन कमिंग योर वे। एक सेकंड दो मुझे बेटा। और बेटा आप लोग को कसम है, मोदी अंकल की चीटिंग मत करना, खुद से करना। रुको मैं न्यूमेरिकल में ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक गैलेक्सी है, स्टार का कलेक्शन मान लो, ये गैलेक्सी है। फीलिंग लेके करो। एक गैलेक्सी है
मूव विथ रिस्पेक्ट टू अस, हमारे रिस्पेक्ट में, हमारा अर्थ अंकल। ठीक है, चलो। अब बेटा एक चीज बताओ, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना। व्हाट इसकी गैलेक्सी की स्पीड कितनी होगी, क्वेश्चन पूछा है, और आप फीलिंग लेके देखो कि सोडियम लाइन, अब ये ऐसे सोडियम वोडियम लाइन लिख देंगे बच्चा डर जाता है। अरे सिंपली सोचो, वेवलेंथ है, इज ऑब्जर्व्ड सो दैट द सोडियम लाइट एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड एट दिस थिंग, यानी होना चाहिए 589 ओरिजिनल। कितना ऑब्जर्व हुआ? 589.6 नैनोमीटर। अब पहले बताओ ओरिजिनल और ऑब्जर्व्ड, तो वेवलेंथ बढ़ा या घटा, ये बताओ। तो पढ़ा बढ़ा। वेवलेंथ बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटे घटेगी। तो स्टार हमसे दूर जा रहा है, पास आ रहा है? सर दूर जा रहा है। बस खत्म। अब तुम कॉमन सेंस से जो करो वो सही है बेटा। कि सर, तो आपने थोड़ी देर पहले लिखा था df/f इक्वल टू माइनस डी लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टार बाई सी रफली। अब तुमको डी लेमडा बाई लेमडा दिया हुआ है, डी लेमडा मतलब इन दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 0.6 नैनोमीटर आ जाएगा, अपॉन ओरिजिनल लेमडा। लेमडा कितना है भाई? हाँ, ओरिजिनल मतलब ये 589 वाला, 589 ओरिजिनल नैनोमीटर, तो नैनोमीटर मीटर कट जाएगा, डोंट वरी। 0.6 अपॉन 589 इज रफली वेलोसिटी ऑफ स्टार अपॉन सी। तो बेटा आप बताओ वेलोसिटी ऑफ स्टार आ गई कि नहीं? पूरे बच्चों कर लोगे? c इंटू 0.6 बाई 589, तो आंसर निकाल के बताओ। कैलकुलेशन फ्रेंडली बनो, टीचर जैसा ना बनो बेटा। आपको एग्जाम में जाना है, कलम घिसनी है, आंसर टिक करना है। यहां तक देख पा रहे हो बेटा? आंसर कितना आ जाएगा बताओ मुझे। सर अप्रॉक्स 3 × 10⁵ के। कितना आ रहा है बेटा? 3 × 10⁵ के आसपास। अच्छा ठीक है, चलो अब हम क्या वापस उस पे आ जाए, थ्योरी पे। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक यहाँ से देखो, आप देखोगे ना, देखो क्लास क्यों तुम अटेंड करते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप जितनी भी मेहनत कर लो, आखिरी में तुम देखोगे। हाँ बेटा बोलो। सर जिसमें माइनस डी लेमडा बाई लेमडा था, सर उसका माइनस ऐड नहीं करेंगे, मतलब वो साथ में माइनस नहीं साइन लिखना? मैंने पहले ही समझा दिया ना, कि वो गैलेक्सी अवे वाले जाने वाला, समझे? सर देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं 3i बोल रहा हूँ और मुझे पता है इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड, दोनों बराबर है बेटा, आप समझे ना? मैं माइनस साइन कई बार हाँ लगाता हूँ सर। तो उसका सिग्निफिकेंस होता है हर चीज का। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, देखो जब तुम वेव ऑप्टिक्स को ऐसे देखोगे कि वेव ऑप्टिक्स तुम्हारे अंदर क्या है, वो बोलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अंदर सिर्फ दो चीजें, एक हाइजन प्रिंसिपल, हम मैं पढ़ाऊंगा पूरा पूरा डिटेल में रिसर्च करके, एक हाइजन प्रिंसिपल, और दूसरा दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर इससे एक क्वेश्चन आता है तो YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। यही सारे क्वेश्चन, ये अकेले 10 क्वेश्चन ले जाता है, रेशियो वाइज बोल रहा हूँ, और बाकी फिर से पूरा मिला के शायद एक क्वेश्चन आ जाए, शायद। YDSC इज वेव ऑप्टिक्स इज YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बात याद रखोगे, पढ़ो कुछ भी आएगा, यही यही आएगा एग्जाम में, यही आएगा। तो आओ शुरुआत करते हैं YDSC के बेसिक कॉन्सेप्ट की, कि YDSC बनेगा कैसे। बेटा यहां तक तुम लोग को समझ आ रहा है ना मैंने क्या बोला?
क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का डेरिवेशनल नेचर है ये YDSC। YDSC में तुम सोच के केसेस डाल सकते हो। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस हाँ सर। सर। हाइजन इज वेरी Yes, कॉन्सेप्चुअल। sir. अगर किसी बच्चे को आ गया, टीचर ने सही से पढ़ा दिया और बच्चा वैसे ऑब्जर्व कर लिया, तो हाइजन कुछ भी नहीं है, अगली बार वो नहीं अटकेगा। लेकिन YDSC में वो केसेस बना सकते हैं, वो चेंजेस कर सकते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। YDSC कैन बी, अगर टीचर अच्छे से भी पढ़ा रहा है तो देयर सो मेनी केसेस पॉसिबल। आओ देखते हैं बेटा। तो YDSC में घुसने से पहले YDSC की बेसिक थ्योरी कर लेते हैं। स्टार्टिंग टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा कभी भी हम जब सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो सुपरपोजिशन मतलब दो तीन चीजों को एक साथ लाओ, रिजल्टेंट देखो। किसी भी वेव के लिए जब भी तुमको, चाहे वो SHM हो चाहे वेव्स हो, सुपरपोजिशन मैंने ऐसे ही पढ़ाया है कि वेक्टर सम ले लो। दो वेव हैं, उन दोनों का वेक्टर सम ले लो। डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट के डिस्प्लेसमेंट को निकालना है तो तुम इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम ले लो। अब ऐसे बोलूंगा तो कौन समझेगा बेटा? क्यों ना मैं तुमको कुछ अच्छे से समझाऊं। समझ पा रहे हो? मैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक ग्राफिकल पे भी आएंगे और एक थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पे भी आते हैं। चलो हम करते हैं बेटा। मान लो आपके कोर्स में, याद रखना बेटा, हम जब भी वेव लेंगे, लाइट लेंगे, तो जो पैटर्न्स हमको देखने हैं, YDSC वाले, ये सब वाले जो भी हमको पैटर्न देखने हैं, उसमें मैं जानबूझ के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम रखूंगा। मुझे ये दोनों वेव्स हैं बेटा, कोई भी एक वेव 1 समझ लो और किसी एक को वेव 2 समझ लो। मैं हर बार दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखूंगा और मैं इसको अपनी भाषा में समझाऊंगा भी मैं क्या बोल रहा हूँ। ओरे बाल को ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ। इस पूरे एंगल को फेज कहते हैं, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बेटा? डेल्टा। हाँ. हाँ बेटा, फेज डिफरेंस मतलब ये टोटल एंगल, इसको मैं φ2 लिखता हूँ। टोटल एंगल इज φ2 एंड टोटल दिस एंगल इज φ1। तो φ2 माइनस φ1 आपको कितना फाई दिख रहा है? बात समझे? मैं बेटा न्यूमेरिकली समझाने वाला हूँ, प्लीज फोकस करना। अगर दो वेव आती हैं तो द वेव्स आर कॉल्ड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। आपके कोर्स में सिर्फ कोहेरेंट सोर्स ही है बेटा। दिस इज कोहेरेंट ओनली व्हेन they have same amplitude and same frequency. They differ by only phase difference. They have only phase difference. जैसे ये मैंने जो ये बनाया है, वही इन्हीं दो वेव्स को हम कोहेरेंट बोलते हैं, जहां पे एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सिर्फ फेज में डिफरेंस। दे हैव ओनली फेज डिफरेंस। आपके कोर्स में सिर्फ कोहेरेंट सोर्स है बेटा। यहां तक लिख लो बेटा, अच्छे से लिखो बेटा, आराम से लिखो। पूरे बाल को लिख लिया यहां तक? जी. यस सर. ठीक है बेटा। अब थोड़ा कॉन्फिडेंटली बढ़ो आगे और ऐसे सोचो बेटा, जिसने ना ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा, हाउ टू हैव रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स, उसको आगे वाला YDSC नहीं समझ आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने पहली वेव को एक फेजर की तरह बनाया A, Y1। अगली वेव उससे फाई आगे है, प्लस फाई है, तो मैं अगली वेव को ऐसे बना दूंगा Y2। अब देखो बेटा, बेटा बचपन से तुम जानते हो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर से बताओ कि रिजल्टेंट कितना आएगा। मुझे चाहिए, व्हाट आई वांट, y मस्ट बी इक्वल टू, रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू दोनों वेक्टर का वेक्टर सम, मतलब दोनों एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम। तो ये बताओ मेरा y कैसा होगा? बेटा बचपन से पढ़ रहे हो, याद तो होगा ही ना। कितना होगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे बेटा, कोई ऐसा बच्चा जिसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भूल चुका है? कोई है क्या बेटा? ऐसा कोई शक्तिमान है तो रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं।
और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू में अगर मैं ए बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बच रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस कॉस 5 बच रहा है। यहाँ तक साथ में हो? हाँ सर। अब बेटा कितने बच्चों को ये सब याद रहता है? नहीं याद है तो वो भी बताया करो बेटा। ये याद है कि मैं बताऊं? ये वन छुप गया, वो याद है? यस हाँ सर। तो अगर 1 प्लस कॉस 5 को मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता, बेटा नहीं याद है तो प्लीज बताना, मैं आपको बता दूंगा। 1 प्लस कॉस 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा साइन 2 थीटा का और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखो, अपने आप ये सब डिराइव हो जाते हैं उससे। मतलब कॉस 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर cos थीटा। स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो बस अगर किसी बच्चे को ये याद है तो कॉस, ये कॉस 2 थीटा लिखा है, एक तो मेरी राइटिंग गंदी है, एस भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया, यानी रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो वाई का एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए, 2 और 2 लेके बाहर गया, cos 5/2। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा, ये जो एम्पलीट्यूड आ रहा है इट विल डिपेंड ऑन विच फैक्टर बेटा, किस पे डिपेंड करेगा बताओ, 5 पे, फेस फेज डिफरेंस पे। बहुत सही बेटा। अच्छा अब ये बताओ, जब दोनों अंकल बराबर होते हैं तो क्यों झगड़ा कर रहे हो, ये एंगल कितना होगा, 5/2। कोई दिक्कत? जब दोनों वेक्टर बराबर हैं मैग्नीट्यूड में तो रिजल्टेंट बीच में ही जाएगा ना, सोच लो आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यहां तक समझ पाए? बेटा अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं, मैंने कोहेरेंट सोर्स चुना है तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, जब दो वेक्टर बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच से ही तो जाएगा, तो ये एंगल 5/2 ही होगा। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। यहाँ पे मेरी वेव आ गई, बट आपसे ज्यादा यही पूछा जाएगा एम्पलीट्यूड उसका। बात समझे बेटा? आपने y1 को क्या लिखा था, ओमेगा टी माइनस के एक्स, उससे प्लस 5 आगे ये था, तो उससे प्लस 5/2 आगे ये होगा। यहां तक कर लिख लिया बेटा? हाँ सर। अब बेटा देखो, इतनी भाषा ना बोल के मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, जहां दो वेव मिलेगी जो आउटपुट होगा ना वो उनके फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये भावनाएं अपने अंदर जगा के रखना। यही चीज मैं तुमको ज्योमेट्रिकली भी पढ़ा सकता हूँ। ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या है, देखो ज्योमेट्रिकली सबसे अच्छा समझाया जाता है, क्योंकि आपके कोर्स में कोहेरेंट पढ़ाने के चक्कर में मेरे को ये एक्सप्रेशन लिखवाने पे जोर देना होता है कि कोहेरेंट के लिए बेटा ये एक्सप्रेशन याद कर लो, सिंपली एम्पलीट्यूड वाला। लेकिन जब मैं ज्योमेट्रिकली पढ़ा रहा होता हूँ इट इज वेरी सिंपल कि मैं आपको ऐसे पढ़ा दूं कि बेटा एक वेव मान लो ऐसी है और दूसरी वेव बेटा ऐसी है। अरे मतलब ड्राइंग गंदी है, रुको। अगर किसी पॉइंट पे, सिंपली मैं क्या कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूँ ये y1 है और ये y2 है, किसी भी पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं, किसी एक लोकेशन पे y1 प्लस y2 होने वाला है, तो वहां पे जो मुझे रिजल्टेंट दिखेगा ना बेटा, वो सिंपली इनके एम्पलीट्यूड को ऐड कर दो और कुछ नहीं। जैसे मान लो इस पॉइंट की बात है, ये +3 है और मान लो ये +5 दिया है, तो मैं जो अपना y ड्रॉ करूंगा ना, इस पॉइंट पे जो मेरा y होगा वो सिंपली +3 और +5 जोड़ के +8 पे होगा कहीं पे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मान लो थोड़ा सा, यहाँ देखो, यहाँ मान लो +7 कुछ दिख रहा है और उसी जगह पे यहाँ पे माइनस कुछ दिख रहा है, माइनस, मैं उन दोनों माइनस, चलो -4 ले लेते हैं चलो। तो जब मैं +7 और -4 को जोड़ूंगा तो मुझे इस पॉइंट पे जो मिलेगा वो +3 मिलेगा। मेरी बात समझे? ऐसे ही सिंपली मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को बच्चों की तरह जोड़ दूं y1 + y2 तो ज्योमेट्रिकली मुझे एम्पलीट्यूड मिल जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है?
ये भी वही भाषा है जो ये वाली थी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ मैं आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से बता रहा हूँ और यहाँ मैं वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात समझे बेटा? तो ये वाला एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिएगा। सिंपल ऐड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है कि मीन पोजीशन से तुम कहाँ पे हो, ऊपर की सर तरफ। पर अभी आपने बोला था ना सर कि वेक्टर एडिशन करेंगे। हाँ तो अरे ये वेक्टर एडिशन ही होके मिल रहा है बेटा। सुनो हाँ, सुनो सुनो, जब मैं इस तरीके से लिखता हूँ ना तो वेक्टर एडिशन ऐसे करते हैं, लेकिन जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो अपने आप ये उसी फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, सर। इसलिए कई बार पढ़ाते वक्त आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको ये डायग्राम दिया होगा, बट आपको ये इन्हीं दो डायग्राम पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं वो, कि सपोज ये डायग्राम देख पा रहे हो बेटा तुम? हाँ सर। अब ये दोनों वेव एक दूसरे की मदद कर रही है तो रिजल्टेंट थोड़ा स्ट्रांग हो गया। देखो, देख पा रहे हो? सर वेव 1 और वेव 2 एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, परफेक्ट फेज में है। ये भी था ऊपर, ये भी ऊपर है, तो ये बड़ा हो गया। अब यहाँ क्या देखो, एक ऊपर है एक नीचे है, जब जोड़ोगे तो वेव छोटी हो जाएगी। ये बड़ा डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस है। मतलब अच्छे से डायग्राम बनाया नहीं है, बट फिर y इक्वल टू y1 माइनस y2 हो गया। क्या ये भावनाएं समझ आ रही हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है बेटा, अब चलो अगले मेथड पे आते हैं। पहला है वेक्टर एडिशन। ये बेटा सुनो, अब इसमें ना वो बहुत तरह के बच्चों वाले फॉर्मूले भी बनाएंगे, जैसे मैं समझाता हूँ, आप नोट करना। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये नोट किया? आई फॉर इंटेंसिटी लिख लेना बेटा, आई मत लिखना वरना 4 दिन बाद उसे करंट बोलोगे। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये बात समझ आई? सर। यस सर। तो कई बुक्स में हीरो बनने के चक्कर में वो आपके कोर्स में सिर्फ कोहेरेंट सोर्स है। देखो, मैंने जानबूझ के प्योर कोहेरेंट लिया है, पर कई बुक में जबरदस्ती का ऐसे कि सर मान लो y1 ऐसी हो तो a साइन kx माइनस ओमेगा टी। और बच्चा भी ये सब करता रहता है खुशी खुशी। बेटा आपको बस मेथड समझ आना चाहिए। जिस समय आपको मेथड समझ आ गया, आपको समझ आ रहा है कि सर b इधर है, वेक्टर फॉर्म में सोचो, और a उससे मतलब ये y2 है और y1 उससे थोड़ा आगे है। कितना आगे है? 5 आगे है, और ये a है। अब बताओ रिजल्टेंट कितना बनेगा? r कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। बात समझे बेटा? हाँ सर। अब वो तुमको ऐसे जबरदस्ती के फॉर्मूले दिखाएगा। तुमको ये आता है ना, किसी बच्चे को ये आता है तो वो कॉन्फिडेंटली कर सकता है। और ऐसे जेई में तो नीट में आता है क्वेश्चन, वो क्या करेगा? अब बोलेगा आप ना दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा, इसका स्क्वायर कर दो। तुमको अब अच्छा लगेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। अब इसी को तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं अगर जानता हूँ कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई1 हो जाएगा, मतलब आई हो जाएगा। उल्टा समझ पा रहे हो? हाँ एम्पलीट्यूड सर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई। तो अब मैं यहाँ बोलूंगा पहले वाले का आई1 स्क्वायर, दूसरे वाले का आई2 स्क्वायर टू रूट आई टू कॉस 5। और ये आर क्या है? रिजल्टेंट का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये ऊट पटांग फॉर्मूले बनने लगेंगे फिर, जबकि आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। बात समझे बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर जब a इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट i1 है तो सर a स्क्वायर तो i होना चाहिए ना सर। अच्छा ए स्क्वायर आई होगा ना? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मतलब वही कर देना। ठीक है, और यहाँ पे भी आई आना चाहिए। हाँ ठीक है। तो अब ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको आप मेरे ख्याल से याद ना रखो। ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि हाँ वेक्टर मेथड से ऐड करते हैं और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है। अब मैं इस पे क्वेश्चन दूं जो बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में।
नोट कर लिया बेटा? चलो देखो, आपको वो बोल देगा कि एक वेव y1 है, उसका एम्पलीट्यूड 3 है, एक वेव y2 है, उसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो व्हाट इज आई मैक्स बाई आई मिन रेशियो? अगर ये दोनों वेव कभी मिलती हैं तो व्हाट इज आई मैक्स बाई आई मिन रेशियो? बताओ, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इतना सिंपल सा। y1 का एम्पलीट्यूड दिया है बेटा, ये एम्पलीट्यूड दिया है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन बेटा। कॉमन फास्ट बेटा, बताओ कितना आ रहा है? आ गया? अब बेटा मैं मोदी अंकल की इतनी कसम दूंगा तो तुम लोग को पता है ना मोदी अंकल के साथ क्या होगा, तो आप ऐसा मत करो। बताओ, अगर दो वेव मिल रही हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी बना सकती हैं और मिनिमम कितनी बना सकती हैं? तो मैक्सिमम 5, मिनिमम 1। सर एम्पलीट्यूड वाइज। अरे बच्चा ये सोचो, सर मतलब 25 फेज by डिफरेंस। 13, अगर 5 जीरो हो जाता है, कभी भी 5 जीरो तो हो जाता 25 by 13, है, अगर 5 जीरो हो जाता है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या बनता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो? जी सर 5। 2 5 5, ठीक है। तो आई मैक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 स्क्वायर, 25, ठीक है। जी सर 25 से हो। और अगर वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो आई मिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर, तो आई मैक्स बाई आई मिन कितना आ जाएगा बेटा? सर 25। 25 बस इतना सा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। समझे ना बेटा? आगे बढ़े। यस सर। yes हाँ सर। अब रुको, अब एक अगला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बट ये बड़ा इंस्ट्रूमेंटल, आपको इसे, और ऐसा नहीं कि ये तुम्हें नहीं आता है, ये जस्ट तुम्हें विजुलाइज होना चाहिए। जब एक वेव डिस्टेंस में लैम्डा चलती है तो वही वेव एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो एंगल में कितना चलती है बेटा? 2 पाई रेडियंस। क्या ये बात समझ आई? जी सर। तो जब यहां लिख रहा हूं मैं फेज और यहां लिख रहा हूं मैं लेंथ, तो जब 2 पाई रेडियंस फेज डिफरेंस होगा, मतलब फेज चलेगा, तो लेंथ कितना आएगा? लैम्डा मीटर का। तो एक रेडियन से कितना पाथ लेंथ बनेगा? लैम्डा बाई 2 पाई। तो 5 फेज डिफरेंस से, 5 फेज डिफरेंस से, वही 5 रेडियन से, 5 फेज डिफरेंस रेडियन से कितना पाथ लेंथ का अंतर आएगा? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इसको बच्चों की तरह समझ, ऐसे ही समझ लेना, बस बाकी डिराइव कर लेना। कितना आ जाएगा बेटा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 मीटर। अगर मैं 5 रेडियंस बोलूं तो तुम बोलोगे सर लैम्डा बाई 2 पाई 5 रेडियंस का पाथ लेंथ डिफरेंस आएगा। ये बात समझे? तो बेटा ऐसे याद रखोगे, भूल जाओगे? अब मुझे समझाने दो ये चीज, ध्यान दे पा रहे हो? जी सर। जी सर। अब ठीक है बेटा, तुम्हें राहुल गांधी जी की कसम है, ध्यान दो। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। वो बेटा राहुल गांधी से नफरत मत करना, कैसे भी ध्यान दो बेटा। एक वेव ऐसे ऐसे जा रही है, दूसरी वेव कुछ कारणवश से जो यहाँ जा रही थी ना, तुमने रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ भी कैसे भी करके तुम ऐसा सोचो कि वो किसी मीडियम में चली गई, कुछ हो गया, ये ऐसे चल के आई। तो तुम बताओ इसने लेंथ ज्यादा कवर की कि नीचे वाली ने? नीचे वाली ज्यादा चली है ना? तो तुम yes यहाँ पे जब y1 और y2 को बोलोगे अरे दोस्त क्या करने वाले हो तुम लोग, तो बोलेगा देखो मेरा पाथ डिफरेंस
मेरा देखो फेज डिफरेंस इज नीडेड, पर फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? पाथ डिफरेंस से तुम निकाल सकते हो। ये हमारा पाथ डिफरेंस है। मान लो तुमने L2 माइनस L1 किया होता तो वो आता पाथ डिफरेंस इसके बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5k। तो यू कैन सी कि अगर तुम्हें पाथ डिफरेंस पता हो तो तुम फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। अगर एक ही जगह से एक सोर्स से लाइट चली है y1 y2 कोहेरेंट सोर्स से, तो मस्त तुम बच्चों की तरह ऐसा बोल सकते हो कि सर अगर मैं पाथ डिफरेंस निकाल दूं, और ये 100 मिलियन वाली लाइन है, बस तुम किसी भी तरह बच्चों की तरह से समझ लो। अगर एक वेव L1 चली है और एक L2 चली है तो पाथ डिफरेंस L2 माइनस L1, ये बच्चों में लेंथ के हिसाब से बोल रहा हूँ अंतर, ये लेंथ के हिसाब से अंतर है। अगर मुझे पाथ डिफरेंस पता है तो मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ। क्या बात समझ गए? और फेज डिफरेंस पता है तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो उस वेव का। देखो तुम वापस आके देखो, तुम उसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हो वहां पे कैसी होगी, ब्राइट बनाएगी कि डार्क हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है अगर फाई मेरा बेटा cos 90 जीरो आता है, अगर cos 180 बैठ गया तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब जीरो मिलेगा। समझ गए? और अगर फाई मेरा मस्त जीरो आ गया cos फाई 01, तो मुझे इंटेंसिटी डबल धमाके से दिखेगी वहां पे, 2a 4 गुना अच्छी लाइट दिखेगी मुझे। समझ पा रहे हो ना? तो हर चीज सर आने वाले पूरे YDSC अंकल पूरा इस लाइन पे अपनी जान दे देंगे। जैसे ही तुम उसको इस लाइन को ऐसे लिख लिया, YDSC अंकल तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे, कहाँ हो तुम, और तुम्हारे आंसर अपने आप आने लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन कर करके। ठीक है? एक कॉमन सोर्स से लाइट चलेगी और जहां उसको मिलना है वहां तक सिर्फ पाथ डिफरेंस निकालना, और इससे फेज डिफरेंस आ जाएगा। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी समझा दूंगा, बट दिस इज ए $1 मिलियन लाइन। ठीक है? 100 छुप गया बेटा। ठीक है बेटा, मैं क्लास क्लोज करूं? आई विल बी शेयरिंग लिंक, मतलब लेक्चर रिकॉर्डिंग एंड दिस PDF विथ यू। ठीक है बेटा, चलो बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम ऑल बेटा, वेलकम। Thank you, प्लीज sir. मेहनत करो, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं स्टैंड टॉल।